students, welcome to our YouTube channel Unique Toppers. I am Nishisham Yadav. I am your maths teacher. Today I will discuss exercise 1.2 of class 10th maths NCERT. In previous video I have solved few questions of exercise 1.2 and in today's video I will solve the remaining questions of exercise 1.2 and also I will discuss some concepts about rational and irrational number, and after that I will solve the questions that is given in your exercise related with rational and irrational number. So let's start the question. Okay. In exercise 1.2, read the question number 5. What is the question number 5? Check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n. So what question is saying? Check whether 6n, this number, can be end with the digit 0 for any natural number n. क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है कोई भी n की किसी भी वैल्यू के लिए जहां पे n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, दैट 6n एंड्स विद द डिजिट 0. फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 6, अगर n की जगह मैंने 1 रखा तो क्या आ जा रहा है आपका 6 आ जा रहा है. n की जगह अगर मैंने 2 रखा देन इट इज 36. n की जगह 3 रखा तो भी कोई वैल्यू आएगी, ठीक है. n की जगह 4 रखा तो भी कोई वैल्यू आएगी. n की जगह अगर मैंने 5 रखा देन वी विल गेट सम वैल्यू. अगर n की जगह मैंने 6 रखा देन वी विल गेट सम वैल्यू. रिमेंबर दैट वी हैव टू पुट n एज अ नेचुरल नंबर. n की जगह पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन यही रखना है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, n इज अ नेचुरल नंबर. चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो मैंने 6n लिया, n की जगह पे पहली बार 1 रखा देन वी आर गेटिंग 6. n की जगह पे 2 रखेंगे देन 36. उसी तरह से n की जगह पे 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे और इसी तरह से हम जब बढ़ते चले जाएंगे n की वैल्यू इंक्रीज करते हुए इसमें रखेंगे. तो क्या हम जो नंबर मिलेगा, जो हमें नंबर मिलेगा उसके एंड डिजिट पर 0 मिलेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, n आपका नेचुरल नंबर है, n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए तो 1 2 रख के तो हम आसानी से देख सकते हैं कि 6 आ रहा है. 2 रख रहे हैं n की जगह पर तो 36 आ रहा है, राइट. तो n की किसी भी वैल्यू के लिए चाहे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उसकी किसी भी वैल्यू के लिए क्या जो ये है ये आपका ऐसा कोई वैल्यू देगा जिसके एंड डिजिट पर 0 हो, ठीक है. तो वही हमें चेक करना है, ठीक. तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम. कंसेप्ट समझ में आया? क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए जो 6n है वो ऐसा वैल्यू देगा जिसके एंड डिजिट पर 0 है. क्या ये चीज पॉसिबल है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6n, ठीक है. 6n को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 into 3 to the power n, राइट. 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3 दैट इज 6 to the power n. अच्छा, अब आपने क्लास 6 7th 8th में पढ़ा होगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 to the power n into 3 to the power n, राइट. here 6n. अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 6n है, जो 6n है इसका जो फैक्टर है, जो 6n है इसका जो फैक्टर है क्या है, 2n है या फिर 3n है, राइट. जो 6n है इसका फैक्टर क्या है, या तो 2n है या तो 3n है. 2n है और 3n है, दोनों है, ठीक है. 6n का जो प्राइम फैक्टर है दैट इज 2n into 3n. तो इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं और 3 आ रहे हैं, राइट. इसके फैक्टर्स में कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं, या तो 2 आ रहे हैं, सॉरी 2 आ रहे हैं और 3 दोनों आ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, एक चीज आपने ये भी पढ़ी होगी कि कोई भी नंबर जिसके एंड डिजिट पर 0 आता है, कोई भी नंबर जिसके एंड डिजिट पर 0 आता है, कोई भी नंबर जिसके एंड डिजिट पर 0 आता है वो आपका 5 से डिवाइड हो जाता है. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5.
कोई भी नंबर जिसके एंड डिजिट पर 0 आए या फिर 5 आए, दैट नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं 20, इसके एंड डिजिट पर 0 आ रहा है, ये आपका किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है, राइट। अच्छा, अगर हम 35 ले लेते हैं, इसके एंड डिजिट पर क्या आ रहा है? 5, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 5। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सो 5 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 20। 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 टू द पावर 2, राइट। 35 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 7। तो 20 का यहाँ पे क्या क्या फैक्टर है? 5 है और 2 टू द पावर 2 है। तो 20 का जो फैक्टर है उसमें 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं, दैट इज 5 एंड 2, ठीक है। और जो 35 है उसमें 2 फैक्टर आ रहे हैं, 5 और 7, ठीक है। तो इसमें 2 प्राइम नंबर है, 5 एंड 7, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो 6n है उसके 2 फैक्टर्स हैं, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, और इसमें 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। अगर ये 6n अगर n की किसी भी वैल्यू के लिए जो 6n है आपका ऐसा वैल्यू देगा जिसके एंड डिजिट पर 0 हो, n की किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये कोई ऐसा वैल्यू दे जिसके एंड डिजिट पर 0 हो, तो इसका मतलब क्या? ये 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या? ये 5 से डिवाइड होगा। तो अगर ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 एक इसका फैक्टर रहेगा, राइट। अगर ये 5 से डिवाइड होगा, अगर इसके एंड डिजिट पर 0 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड होगा। अगर ये 5 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब 5 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 6n, राइट। लेकिन यहाँ पे 6n का फैक्टर क्या है? 2 है और 3 है, ठीक है। 6n का जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 और 3, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए दिस इज नॉट पॉसिबल दैट 6n एंड्स विद द डिजिट 0 एट द यूनिट प्लेस। क्लियर? So what can we say now? Since factors of 6n contains prime number 2 and 3, therefore for any value of n, therefore for any value of n, 6n does not end with the digit 0। अगर 0 से एंड होता भैया तो 5 इसका एक फैक्टर होता, लेकिन इसके फैक्टर्स में हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर आ रहा है, एक 2 और एक 3, इसमें 5 तो इंक्लूड ही नहीं है। तो इसका मतलब n में हम कोई भी वैल्यू रख दें, दैट इज नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, हमें जो वैल्यू मिलेगी इसकी उसके एंड डिजिट पर 0 नहीं होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। हमें ये दिखाना है कि ये जो आपका दिया गया, ठीक है, these expressions, ठीक है, ये आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दैट इज अ कंपोजिट नंबर। जैसे 9 आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, एक तो 1 और एक 9 और दूसरा 3, राइट। सो इसे हमें क्या दिखाना है कि वेदर दीज एक्सप्रेशंस आर कंपोजिट। तो यहाँ पे देखते हैं हम 7, पहला पार्ट ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब इन दोनों, इसमें देखो, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, कॉमन ले सकते हैं हम 13, राइट। 13 जब मैंने कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल रहा है? 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक।
अब ये कितना हो जा रहा है 77 प्लस 1, ठीक है 13, ये कितना हो जा रहा है 78, राइट। अब देखो 78 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम 13 से, सो व्हाट वी विल गेट 8 3 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23, राइट 78 4 we are getting 1014, राइट। अब इसके पास जो है दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक तो 1014, एक 1 है, एक 1014 है, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो 2 भी है, इसको डिवाइड कर देना, ये 2 भी इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या, इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हैं, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो इसीलिए ये क्या है आपका, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक। सेकेंड पार्ट सॉल्व करें हम। सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया गया है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इधर से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, पहले वाले टर्म में भी 5 है, दूसरे वाले टर्म में भी 5 है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं, ये वाला 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, ये चीजें बची प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 24 7 6 ज़ा 42, 6 प्लस 4 10, दैट इज 1008 प्लस 1, राइट। अभी फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, व्हाट वी विल गेट 9 इंटू 5 45 4 0 5, तो हमें क्या मिल रहा है 5045, ठीक है। अब अगर ये कंपोजिट नंबर है 5045, अगर ये कंपोजिट नंबर है, अगर ये कंपोजिट नंबर है आपका, तो इसका मतलब इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, ठीक है। मतलब एक इसका फैक्टर 1 होगा और एक आपका 5045 होगा, इसके सिवाय इसके और भी सारे फैक्टर्स होंगे, राइट। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं 5045 ये आपका 5 से डिवाइड है, तो इसके पास क्या है 5045 के एक दो से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो सिंस दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हो, दैट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore 5045 is a composite number, right। समझ में आ गया आपको क्या करना है, जो आपका एक्सप्रेशन दिया उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी चेक करेंगे कि क्या उसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है। इफ दैट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देन इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर, नोट डाउन कर लो इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो। ओके,
सोल्यूशन इसका बताते हैं हम, क्वेश्चन रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है इस तरह का कुछ, सर्कल तो मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है। इस तरह से कुछ है, मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो सोनिया है, एक रवि, ठीक। सोनिया और रवि है। अब क्या कह रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है। दिस इज द पॉइंट है, यहाँ यही स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक है। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है, ठीक है। और जो रवि है ही टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है, ठीक है। यहाँ पे रवि पहले पहुंचेगा, इसीलिए रवि को हम पहले मेंशन कर देते हैं। रवि जो है 12 मिनट लेता है और जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है, राइट। अच्छा, रवि जो है 12 मिनट ले रहा है, सोनिया 18 मिनट ले रही है, तो रवि जो है जल्दी अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगा। मान लेते हैं इस पॉइंट ए से रवि इस सर्कुलर पाथ के राउंड मूव करना शुरू कर दिया, तो रवि जो है 12 मिनट में ही एक राउंड कंप्लीट कर रहा है और सोनिया जो है 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। तो रवि अगर जो है 12 मिनट बाद ए पॉइंट पर है तो सोनिया जो है यहाँ कहीं होगी। जब रवि एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आएगा तो सोनिया उसके पीछे ही रहेगी क्योंकि सोनिया ने ज्यादा टाइम लिया है, राइट। अब क्या कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो मैंने डिस्कस कर दिया, एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, क्लियर। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे रवि और सोनिया दोनों लोग सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहे हैं। जो रवि है वो 12 मिनट ले रहा है और जो सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है, ठीक है। पॉइंट ए से दोनों ने स्टार्ट किया है, पॉइंट ए से और सेम टाइम पर, ठीक है। तो रवि जो है 12 मिनट ले रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि रवि जो है पहले पहुंच जाएगा। जब रवि यहाँ पर आएगा एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर आएगा, अगर जब एक राउंड कंप्लीट करके रवि यहाँ पे आ जाएगा तो सोनिया जो है यहाँ कहीं होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने मिनट के बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, मतलब कितने मिनट के बाद वो लोग जो है इस पॉइंट ए पर मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, सपोज रवि टेक्स रवि रन्स वाई राउंड, ठीक है, वाई टाइम्स वो रन कर रहा है। सपोज रवि कंप्लीट्स वाई राउंड, अगर रवि ने वाई राउंड लगाया तो एक राउंड लगाने के लिए उसने 12 मिनट लिया है, तो वाई राउंड लगाने के लिए वो कितना टाइम लेगा, 12 इंटू वाई, दैट विल बी द टाइम टेकन बाय द रवि। ठीक है, और सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो सोनिया अगर मान लेते हैं एक्स राउंड लगाई है, तो टाइम कितना लगेगा एक राउंड के लिए, जब 18 मिनट लग रहा है तो एक्स राउंड के लिए कितना लगेगा, टाइम टेकन फॉर एक्स राउंड will be equal to 18 into x, right, that is 18x, ठीक है। अच्छा,
वाई राउंड जब रवि लगाया, ठीक है, वाई राउंड जब रवि लगाया और सोनिया जब एक्स राउंड लगाई, तो दोनों जो है इस पॉइंट ए पर मिले हैं, ठीक है। जब रवि ने वाई राउंड लगाया और सोनिया ने एक्स राउंड लगाया, तो दोनों इस पॉइंट पर मिले हैं, और जितने टाइम बाद रवि मिला है उतने ही टाइम बाद सोनिया मिली है, राइट। सोनिया और रवि दोनों एक ही टाइम पर मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो एक्स वाई राउंड रवि लगाया है, तो वाई राउंड के लिए जो टाइम रवि ने लिया दैट इज 12y, और सोनिया एक्स राउंड लगाई है तो सोनिया ने जो एक्स राउंड के लिए टाइम लिया दैट इज 18x। अब क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर मिलेंगे एक दूसरे से, देन इसको हम इक्वल कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन इक्वेट 12y इज इक्वल टू टाइम, क्योंकि दोनों एक ही लेंगे तो इसीलिए हमने टाइम को इक्वेट कर दिया है 12y। ये दोनों आपके क्या है, इक्वल है। अच्छा, 12y 18x ये आपके इक्वल है। जो 12y जो वैल्यू देगा दैट विल बी द मल्टी 12 इंटू वाई, कोई वैल्यू आएगी 12 इंटू वाई, तो इसका मतलब क्या, जो वैल्यू आएगी दैट इज द मल्टीपल ऑफ 12, और जो 18 इंटू एक्स दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 18, और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो मतलब ये दोनों जो वैल्यू, ये 12y है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 12, और 18x जो है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 18, राइट। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वैल्यू आपको मिल रही वो 12 का मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है, ठीक है। 12 इंटू वाई यहाँ से मल्टीपल ऑफ 12 जो वैल्यू हमें मिलेगी, और 18 इंटू एक्स दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 18, और ये दोनों चीज आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब जो वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 12 एंड मल्टीपल ऑफ 18, तो इसका मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल। अगर 12 का भी मल्टीपल है 18 का भी मल्टीपल है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई टर्म कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18, राइट, कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कम से कम, हाँ, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो मिलेंगे तो ये कई बार, ठीक है, ये लोग मिलेंगे कई बार, लेकिन सबसे कम से कम समय में वो लोग कब मिलेंगे, तो मतलब लीस्ट की बात कर रहा है, लीस्ट टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, हमने क्या कंक्लूड किया, हमें क्या निकालना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18, तो हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18, तो कॉमन मल्टीपल हम इसका निकाल लेते हैं दैट इज एलसीएम, राइट। ट्वेल्व और 18 का हम एलसीएम निकालते हैं दैट इज 2 6 12, राइट। तो कितना आ जा रहा है 36। तो सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है, सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट के बाद मिलेंगे एट पॉइंट ए, सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, सोनिया एंड रवि विल मीट after 36 minutes, after 36 minutes at point A, clear, ठीक, ओके। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन के कंसेप्ट्स तो समझ में आ गए होंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आर.एस. अग्रवाल बुक में दिए रहे हों, और अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया तो अग्रवाल बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग आ जाएंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इस टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया था। अगर आप और अच्छे से कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल में जो भी क्वेश्चंस इस तरह से दिए गए हैं उसको सॉल्व करना, ठीक, ओके। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1। इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसे डिस्कस करने के पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे,
कि उस एक्सरसाइज में है क्या बेसिकली, ठीक है। जब मैंने समरी कराई थी तो उसमें मैंने ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया था ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। अब मैं एक्सरसाइज 1.3 करा रही हूँ, तो 1.3 कराने से पहले उसके इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं, ठीक है। ओके, जो ये एक्सरसाइज है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ द गिवन नंबर। कोई भी नंबर दिया गया है उसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। जैसे कोई भी नंबर में क्या √2, √3, इसी को हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने के पहले कुछ चीजें और भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे रियल नंबर देखो, ये मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है। रियल नंबर के अंदर दो नंबर इंक्लूड होंगे, रेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, वो वहां पर एंड हो जा रहा है। जैसे 2.3, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, 3 के आगे कोई डिजिट नहीं है। 2.5, ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। रिमाइंडर अब 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6.2 दैट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग। और अगर एक एग्जांपल लिखे हम 6.21, ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं, मतलब डिवाइड करते जाएं और एक ऐसा टाइम आए जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा, जो नंबर आपके टर्मिनेट ना हो, ठीक है। तो देखो 2.31313, नॉन टर्मिनेटिंग, दो टर्म आया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये आपका ऐसे डॉट 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 जो लगा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे और भी डिजिट्स हैं, ठीक है। पहला तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रिपीटिंग, यहाँ पे देखो 3-1, उसके बाद फिर 3-1 रिपीट हो रहा है, फिर 3-1 रिपीट हो रहा है। उसी तरह से इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3-1 3-1 3-1, पता नहीं कितने टाइम्स लिखेंगे, खुद नहीं पता, ठीक है। तो ये नंबर क्या है आपके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये दोनों डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, 3-1 3-1 3-1 3-1 एंड सो ऑन। यहाँ पे 4.2424, ये भी आपके टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने डॉट 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 लगाया। ये नंबर 2424 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 242424, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4.24, यहाँ पर बार लगा देते हैं, ठीक है। क्लास 9th में आप सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं एक बार बस रिकॉल करवा दे रही हूँ, क्योंकि ये सब अगर नहीं आएगा तो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो लगेंगे नहीं, ठीक है। ये तो हो गया आपका रेशनल नंबर के अंदर। उसके बाद इरेशनल नंबर के अंदर क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे 3.14, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 लगा, इसका मतलब कुछ नंबर आगे आएगा। नॉन रेकरिंग मतलब जो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं दैट इज नॉट रिपीटिंग। यहाँ पे देखो 1-4 है, उसके बाद 5-1 है, 4-2-3, तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4.32, फिर 2 आया, फिर 3 आया, चलो यहाँ तक तो रिपीट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 4-6 आ रहा है, 7-8 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि नंबर आगे और भी है, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग, ये जो डिजिट्स हैं इसमें रिपीट नहीं हो रही हैं। सो वी कैन से दैट दीज टू नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो इसीलिए इसको हम इरेशनल की कैटेगरी में रख दिए। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था जैसे 2.3 2.5 6.2, ठीक है, वो आपके क्या थे, रेशनल नंबर की कैटेगरी में थे। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी आपके रेशनल नंबर की कैटेगरी में थे, ठीक है। ओके, अच्छा कुछ और चीजें जान लेते हैं अबाउट रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में। कैसे हम पहचानेंगे कि वेदर दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट। और इरेशनल नंबर क्या है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। सबसे बेसिक डेफिनेशन है, ओके। डेसिमल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और रेशनल नंबर। डेसिमल नंबर्स आपके जो हो गए, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये आपके रेशनल नंबर है। अच्छा, √p इज एन इरेशनल नंबर वेयर p इज ए प्राइम नंबर। जो √p इस टाइप का कोई भी नंबर जो है दैट इज कैटेगराइज्ड इन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो p है, जो इसके अंदर जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर, दैट इज ए प्राइम नंबर। यहाँ पे देख सकते हो √2 √5 दीज ऑल आर प्राइम
नंबर्स, राइट। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या करिए, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे क्या करिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल में क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बट इन इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्लियर, इसको आप नोट डाउन करना चाहो तो कर लो या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लो इसके। ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड विथ एन इरेशनल नंबर। ये जो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज डिस्कस्ड इन चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th नंबर सिस्टम, राइट। लेकिन अभी हम यहाँ पे रिकॉल करवा देते हैं। जब भी हम इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करेंगे देन वी विल गेट इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन दैट ऑलवेज गिव्स इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन हमें क्या देगा, इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे रेशनल नंबर 3 है, इरेशनल नंबर क्या, √2, तो ये आपका क्या है, दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, इरेशनल है, ठीक। रेशनल और इरेशनल का एडिशन भी आपको क्या देगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा कह रहा है रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, तो इसी को माइनस कर लेते हैं, ये भी दिस नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे लिखे √2 माइनस 3, √2 माइनस 3, तो भी आपका क्या है, यहाँ दिख रहा होगा √2 माइनस 3, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, ये भी आपको क्या देगा, इरेशनल नंबर। मतलब अगर इरेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर ऐड करें तो भी इरेशनल मिलेगा, अगर इरेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट ये वाली प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर। जैसे कोई भी हमने इरेशनल नंबर ले लिया 2, उसमें मैं रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, रेशनल नंबर 3, तो हमें क्या मिल रहा है, 3√2, दैट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। अभी यही सब चीजें आपको प्रूव करनी होगी आगे के एक्सरसाइज में, प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, और वहां पर हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर। अच्छा, अब ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दो चीजें मिल सकती हैं, या तो रेशनल नंबर मिलेगा या फिर इरेशनल नंबर, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज है। दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमें रेशनल नंबर भी देगा और इरेशनल नंबर भी देगा। जैसे दो इरेशनल नंबर, तो एक √2 और √2, ये भी क्या है, दोनों इरेशनल नंबर है, हमें क्या दे रहा है ये, दैट इज 2, सो हियर 2 इज अ रेशनल नंबर, 2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। अच्छा, अगर √2 को हम मल्टीप्लाई कर दे √3 से, दोनों आपके क्या है, इरेशनल है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, इरेशनल, इरेशनल, लेकिन दिया क्या, रेशनल, ये दोनों देखो इरेशनल है, हमें क्या मिलेगा, √6, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, दैट इज अ रेशनल नंबर, राइट। ये भी आप, सॉरी, इरेशनल नंबर, ये आपको क्या दे रहा है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या समझते हैं कि इरेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। क्लियर, ओके। अच्छा, अब एक्सरसाइज 1.3 के पहले एक थ्योरम दी गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, उस थ्योरम का यूज करके हम किसी भी नंबर की इरेशनैलिटी को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम 1.3, let p be a prime number, let p be a prime number, okay, and let p be a prime number if p divides a square, then p also divides a। क्या कह रहा है ये थ्योरम, क्या कह रही है, लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर
देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है। p बी ए प्राइम नंबर, चलो प्राइम नंबर यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ सबसे छोटा, ठीक है। अगर ये हाँ p इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यहाँ पे एक नंबर मान लेते हैं 10, उसका स्क्वायर क्या होगा 100। तो जो प्राइम नंबर है उसको मैंने 2 माना, ठीक है। टेन का स्क्वायर कितना है 100, ठीक है। अच्छा अब ये 2 आपका 100 को डिवाइड करेगा, 2 आपका 100 को डिवाइड करेगा और 2 आपके 100 के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर 2 आपका 2 अगर जो है 100 को डिवाइड कर दे रहा है, दैट मीन्स 2 इज आल्सो डिवाइडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 100, राइट। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं, ये 2 आपका 100 को डिवाइड कर दे रहा है, दैट इज a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को ये डिवाइड कर दे रहा है, तो 2 आपका a को भी डिवाइड करेगा। a यहाँ पे क्या है 10 है, तो 2 आपका a को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यही थ्योरम कह रही है कि इफ p be a prime number, if p be a prime number and if p divides a square then p also divides a, ठीक है। तो एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। 4 हमने a को मान लिया 4, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 2 ठीक है, इसका स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो कोई p प्राइम नंबर हम मान लेते हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर दैट इज 2, तो 2 आपका क्या 16 को डिवाइड कर दे रहा है, 2 यहाँ पे 2 जो है डिवाइड कर दे रहा है 4 के स्क्वायर को, दैट इज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो चेक करते हैं कि क्या 2 डिवाइड करेगा a को, डेफिनेटली डिवाइड करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 डिवाइड a क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स 4, राइट। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इफ p be a prime number, let p be a prime number, if p divides a square then p also divides a, clear? Okay, next come to exercise 1.3. Question number 1, prove that under root 5 is irrational number. Prove that under root 5 is an irrational number, right? तो इसकी इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए हमें तो पता है कि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। अब हमें इसे प्रूफ करना है, तो इसकी इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए हम इसको जो है अज्यूम करेंगे अंडर रूट p इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने अज्यूम क्या किया, लेट अस टेक अंडर रूट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। इसमें हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगा रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का मतलब क्या हुआ, उल्टा मानते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट 5 क्या इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, और हमने क्या माना है इसको, अंडर रूट 5 को रेशनल नंबर माना है, रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, हम मान क्या रहे हैं रेशनल नंबर, ठीक है। सो लेट अस टेक अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर है देन वी कैन राइट इट एज r अपॉन s, ठीक है। यहाँ पे r और s के पास जो है इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एक से ज्यादा है, ठीक है। मतलब इट हैज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। इसके पास 1 से भी अलग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अगर हम इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से r और s को डिवाइड करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। या तो हम इस, ठीक, ये पार्ट अगर हम नहीं भी एज्यूम करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मान लेते हैं, लेट अस टेक अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b। अगर रेशनल नंबर होगा तो उसको हम a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने p की जगह a ले लिया और p की जगह a ले लिया और q की जगह b ले लिया, ठीक है। तो a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, a एंड, अगर ये रेशनल नंबर है देन a एंड b हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, राइट। अगर ये रेशनल नंबर है देन इट हैज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, ओके। अब इसको हम क्या करें, स्क्वायर कर लेते हैं। मान इसको हम स्क्वायर करते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, √5 5 इज इक्वल टू a² अपॉन b², राइट। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 5b² इज इक्वल टू a², क्लियर। यहाँ पे 5 आपका फैक्टर है, 5 फैक्टर है a² का, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर 5 a² का फैक्टर है देन दैट मीन्स 5 डिवाइड्स a², यहाँ पे लिख सकते हैं इफ 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a², 5 बिल्कुल a² को डिवाइड करेगा क्योंकि 5 जो है a² का फैक्टर है। इफ 5 डिवाइड्स a² देन 5 डिवाइड्स a। ये चीज क्लियर हो रही है। अगर 5 a² को डिवाइड करेगा तो 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा। अभी जो मैंने थ्योरम पढ़ा था, इफ p डिवाइड्स a² देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, तो उसी तरह से अगर 5 a² को डिवाइड करेगा तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। तो 5 यहाँ पर a² को डिवाइड कर रहा है बिकॉज 5 इज द फैक्टर ऑफ a², देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स a, क्लियर। ओके अच्छा, अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है देन वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c। अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 5 जो a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ देखो 5 a को डिवाइड कर रहा है, 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो कुछ इसका जो है क्वोशंट आएगा, तो इसको हम मान लेते हैं c। डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू c, क्लियर। ओके नेक्स्ट, 5 इज a इज इक्वल टू 5c, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ, और वी कैन से दैट putting second equation in equation number 1, what we will get, 5b² is equal to 25c², ठीक है। अब यहाँ से हम जो है क्या देख रहे हैं, b² is equal to 5c², ठीक। सो यहाँ से भी हम वही चीज लिख सकते हैं, इफ 5 is the factor of b², that means 5 divides b², then 5 also divides b, ठीक है। और हमने क्या अज्यूम किया था अभी कि a and b हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। लेकिन अभी जो यहाँ हमने सॉल्व किया, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि 5 का जो हाईएस्ट, सॉरी a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5b है। यहाँ पे देखो ये 5, ठीक है। उसके यहाँ बाद यहाँ देखो ये भी 5, ये 5 जो है आपका a का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और दिस इज द हाईएस्ट, दिस 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ b। तो ये चीजें आई क्यों, ये चीजें आई क्यों, क्योंकि हमने जो अजम्पशंस है वो गलत माना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a और
b का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 भी है। इससे देख सकते हैं हम 5 इज द फैक्टर ऑफ a, यहाँ से देख सकते हैं हम 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, दैट मीन्स 5 also divides b, so we can say that 5 is the factor of b. So from a second and third equation we can say that 5 is the factor of a and b other than 1. हमने क्या assume किया था, अंडर रूट 5 को assume किया था, अंडर रूट 5 is a rational number, तो अंडर रूट 5 is equal to a upon b, जहां पर a और b का कॉमन फैक्टर था that is 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a and b have common factor 5 other than 1. So 5 is the factor of a and b other than 1. This contradiction has arisen. This contradiction has because of our wrong assumptions, because of our wrong assumptions, because of our wrong assumptions that under root 5 is a rational number. ठीक है, 5 क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। ये चीजें क्यों हुई हैं, क्योंकि हमने अज्यूम क्या किया था, अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशंस दैट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, हेंस वी कैन से दैट इट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। जब अंडर रूट 5 आपका रेशनल नंबर नहीं है, देन इट इज ऑब्वियसली एन इर्रेशनल नंबर, हेंस वी कैन से दैट अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन प्रूव हो गया, ओके, इसको नोट डाउन करो आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, prove that three plus 2 under root 5 is an irrational number. थ्री प्लस 2 अंडर रूट 5, 3 आपका रेशनल है, ये आपके क्या है, इरेशनल है। रेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल में है, तो इरेशनल हमें मिलेगा। तो रेशनल पर प्लस इरेशनल क्या होता है, वी विल गेट इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 आपका क्या इरेशनल नंबर है। अब इसी को हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसको रेशनल मान लेंगे। फर्स्ट स्टेप यही है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है, अगर उसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम अपोजिट मान लेंगे, दैट इज इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, 3 प्लस लेट अस टेक 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 is a rational number, ठीक है। अगर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 आपका रेशनल नंबर है तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। तो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे p की जगह हमने a ले लिया और q की जगह b ले लिया, where a and b are integers and a and b have highest common factor 1. If this a upon b is a rational number, then it has highest common factor 1. मतलब highest common factor HCF of a and b is 1, right?
चलो इसको ट्रांसपोज करते हैं। 2 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3. ओके, देन वी विल गेट a माइनस 3b अपॉन b, राइट. अच्छा, 2 वहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2, राइट. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये a अपॉन b दिस इज अ रेशनल नंबर, और 2 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर. तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, राइट. 3 अपॉन 2 दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में से जब हम रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट रेशनल नंबर. अरे भाई, अगर मान लो 5 रेशनल नंबर है और 2 भी रेशनल नंबर है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन वी आर गेटिंग 3. दिस 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. तो डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो चीज मिलेगा दैट इज रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 5 ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है. अभी पहले ही हमने प्रूफ किया था. तो इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर. इरेशनल नंबर विल नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर. ठीक है, अब ये चीजें आई क्यों, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2. दिस वैल्यू गिव्स रेशनल नंबर एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर आपका कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा. सो व्हाई दिस contradiction has arisen? This contradiction has taken place because of our wrong assumptions that the given number is a rational number. So what we will write at last, this contradiction has arisen because of our wrong assumptions that नंबर कौन था, 2 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 था. लेट मी चेक दैट नंबर. या 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. हमने इसको गलत एज्यूम किया था. ठीक है, रेशनल नंबर. So this contradiction has arisen because of our wrong assumptions that 3 plus 2 under root 5 is a rational number. अब ये तो आपका रेशनल नंबर रहा नहीं. ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर. अगर ये रेशनल नंबर नहीं है देन दैट मीन्स 3 प्लस, जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, ये इरेशनल नंबर. 3 plus 2 under root 5 is an irrational number. Clear? Okay, note down the question. नेक्स्ट, बिल्कुल इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन रीड करो. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर रेशनल नंबर. थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जिसमें दिया गया है 6 प्लस अंडर रूट 2. ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है एन इरेशनल नंबर. This question is similar to the previous question that I have told you. That is 3 plus, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने इसकी इरेशनलिटी प्रूफ की, जिस तरह से हमने 3 plus 2 अंडर रूट 5 की इरेशनलिटी प्रूफ की, उसी तरह से हम 6 plus अंडर रूट 2 की भी इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे. तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज योर होमवर्क. ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से आप सॉल्व करो. ठीक, ओके. नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. ओके, prove that the followings are rational. Irrational, followings are irrational. तो पहला पार्ट क्या है? 1/√2. दूसरा पार्ट क्या है? 7 into √5. थर्ड पार्ट क्या है? 6 + √2. ये वाला पार्ट तो मैंने बता दिया, ये वाला पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 से सिमिलर है, तो ये आपका होमवर्क मैंने दिया. ठीक है, हम प्रूव करेंगे 1/2 एंड 7/√5 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, चलो प्रूव करते हैं. तो पहला स्टेप क्या है? पहले हम इसको एज्यूम करेंगे रेशनल नंबर में. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करें. लेट अस टेक 1/, इरेशनल प्रूफ करना है, हम रेशनल एज्यूम करेंगे, रिजल्ट गलत आएगा. लेट अस टेक 1/√2 इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, अगर 1/√2 रेशनल नंबर है, देन वी कैन राइट 1/√2 इज इक्वल टू a/b, right, where a and b both are integers and have highest common factor. a और b का highest common factor क्या होगा? 1 होगा. अगर a और a/b, अगर ये नंबर आपका रेशनल नंबर है, then it has highest common factor 1, right? ओके, अब अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे? ठीक है, यहां से हम ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, देन व्हाट वी विल गेट? b इज इक्वल टू √2a, राइट? ठीक है, तो b यहाँ पर a यहाँ आ जाएगा. ठीक है, a विल बिकम डिनोमिनेटर. ठीक, अच्छा, अगर a/b आपका रेशनल नंबर है, अगर a/b आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, तो b/a भी आपका रेशनल नंबर होगा. रिवर्स कर दे रहे हैं. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर 1/2 आपका रेशनल है, अगर 1/2 आपका रेशनल है, if 1/2 is a rational, if 1/2 is a rational, तो 2/1 भी तो रेशनल नंबर होगा. 2/1 भी तो रेशनल नंबर होगा. ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि b/a भी आपका क्या है? दिस इज अ रेशनल नंबर. लेकिन 2 क्या है आपका? √2 क्या है? √2 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, राइट? √2 आपका क्या इरेशनल है, एंड रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर आपका इरेशनल नंबर नहीं हो सकता. ठीक है, ये चीज आई क्यों? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज्ड बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption. This contradiction has arisen because of our wrong assumption. That 1/√2 is a rational number. ठीक है, हमने क्या इसको एज्यूम किया था? रेशनल नंबर एज्यूम किया था. ठीक है, अगर मैंने इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया था, तो ये चीज तो आनी ही नहीं चाहिए थी. रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर. यहाँ पे क्या आ रहा है? रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा है, लेकिन ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता. तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने क्या एज्यूम किया था? 1/√2 इज ए रेशनल नंबर. ठीक है,
तो ये आपका रिजल्ट गलत आ रहा है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशंस, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। जब 1/√2 आपका रेशनल नंबर है ही नहीं तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 is an irrational number। यही है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, ठीक है। इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, हम रेशनल नंबर मान लेंगे। रेशनल नंबर मानने के बाद हमारा रिजल्ट गलत आ रहा है। रिजल्ट क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि हमने अजम्पशंस गलत माना है और रिजल्ट हमारा गलत आ रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन नंबर आर इरेशनल नंबर, राइट, ओके। उसी का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें किसको प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर 7/√5 को। पहला स्टेप क्या है, इसको हम मान लेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। सो लेट अस टेक 7/5, 7 दिस इज √5, ठीक है। 7/5 इज a rational number. If it is a rational number, then it can be expressed in the form of p by q. If it is a rational number, then it can be expressed in the form of p by q. ठीक है, that implies 7/5 is equal to a upon b, where a and b both are integers and have highest common factor 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 7 उधर भेज देते हैं, ठीक है। a अपॉन b इंटू 7, राइट, a अपॉन 7b। अच्छा, a अपॉन b आपका क्या है, a अपॉन b, दिस a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर। तो अगर हम इस रेशनल नंबर को जो है 1/7 से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जब रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा देन वी विल गेट रेशनल नंबर। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो a अपॉन b को जब मैंने 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया देन वी आर गेटिंग a अपॉन 7b। सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, दिस इज अ रेशनल नंबर, राइट, बट दिस √5 इज एन इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये चीजें, ये अब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज्ड बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशंस, ठीक है। तो ये लाइन हम लास्ट में हमेशा लिखेंगे, दिस contradiction has arised because of our wrong assumptions। गलत माना है तो गलत आंसर भी आएगा। Because of our wrong assumptions that 7/5 is a rational number। 7/5 is a rational number, ठीक है। मैंने गलत माना था, मैं हम लोगों का जो assumptions था that is wrong। assumptions क्या था, 7/5 is a rational number। assumptions गलत था, इसका मतलब क्या हो गया, जब 7/5 आपका रेशनल नंबर नहीं है then it must be an irrational number। therefore we can say that 7/5 is an irrational number। number it's proved, okay।
So in this video I have completed exercise 1.3, and in next video I will give the introduction of exercise 1.4, and I will also solve the difficult questions of exercise 1.4. Thank you for watching this video. Hope you like this video.